Uh, Today we will proceed with our next topic that is directly not a topic, but it is like to build your cognition, your perception, your ideas, make your ideas clear. It's very vital. It's not ultimate topic, but it is penultimate topic. Every now and then, when we start talking of something, say cities, say education, the way we discussed last time, religion, government, democracy, capitalism, communism, various ideas, secularism, how and when they became part of our intellectual life, academic life. ये बहुत जरूरी होता है, यानी हमें पता तो हो ना कि इस कुरा अर्ज पे, जिसे हम प्लानेट अर्थ कहते हैं, इस पर इंसानी जिंदगी कब और कैसे स्टार्ट हुई, शुरू में क्या इश्यूज थे, लेटर ऑन कौन से इश्यूज बने. सो बी रिलैक्स, cheerful and enthusiastic. There is a saying, feel good factor. So you should carry some hope, some energy, some positivity in your life or world which is within your thoughts or brain. Now I am going to start this. The way we mentioned in our last lecture, or if it was not mentioned, I am going to mention now, that life started from forest. अगर आपके ज़हन में ये है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने लगे हैं, तो मैं आपको ये बताने लगा हूं कि evolution of life, evolution of world, not life exactly, world. देखिए, say if I use the two words, I ask you people to define, differentiate. Let's warm up. I'm gonna ask it on purpose. What is the difference between earth and world? मैंने दो लफ्ज बोले हैं. जब भी हम लिखते हैं, हम या जमीन की बात करते हैं या हम दुनिया की बात करते हैं. तो आई एम गोना आस्क यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड वर्ल्ड. बड़ा सिंपल सवाल है, लिख के जवाब दीजिए इसका. आपके ज़हन में क्या आता है? अर्थ एंड वर्ल्ड, जमीन और दुनिया. ओके तैमूर, अर्थ इज प्लैनेट. देन व्हाट इज वर्ल्ड? Okay, world talk about people, about land. World is living style. Okay. Okay. हमें ना इसको, चलिए, ये तो थोड़ा सा मेरा था कि मैं आपको जगाऊं. Let me explain it. God made the earth, man made the world. That's it. World universe नहीं. Where life exists is world. यानी मैन मेड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड. जहां जहां इंसान पहुंचा है, जहां जहां इंसान ने कुछ बनाया है, मटेरियल या इमटेरियल, दैट इज वर्ल्ड. मैंने झगड़ा खत्म कर दिया. गॉड मेड द अर्थ, मैन मेड द वर्ल्ड. अब जो मैन मेड द वर्ल्ड है, उसके दो पार्ट्स होते हैं. ये दोनों वर्ड्स नोट कीजिएगा, वाइटल वर्ड्स हैं. वन इज लैंडस्केप, सेकंड इज फिनोमिना.
फिनोमिना, मैं ये वर्ड टाइप करने लगा हूं सो दैट आप लोगों को इसका पता चले। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। फिनोमिना, दूसरा मैंने क्या कहा, लैंडस्केप। ये कुछ ऐसा जार्गन जिसका मैंने आपको कहा था कि आपके पास होना चाहिए, जिससे आप अपनी तहरीर को, और अल्लाह करे आप पास हों, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके पास कुछ ऐसे जार्गन वर्ड्स होने चाहिए जो हर चीज को संभोले। नाउ आई रोट टू वर्ड्स, लैंडस्केप एंड फिनोमेना। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिनोमेना? फिनोमिना का प्लूरल क्या होता है? ये हम कहते हैं ना, ये नेचुरल फिनोमिना है जी, ये मैनमेड फिनोमिना है। चलिए, चूंकि हम फिजिकल क्लास नहीं कर रहे, फिनोमिनन लिखा हाफिज अमीर साहब ने, राइट। लेट्स कंप्लीट दिस एंड मूव अहेड। फिनोमिनन सिंगुलर होता है, फिनोमिना खुद प्लूरल है। ये आपने आज के बाद, ये किसी एक क्लास में मैं करवाऊंगा कि वो जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, इवन माजरत के साथ प्रोफेसर भी बाज़-औक़ात गलती कर जाते हैं, तो ये गलत है। मतलब उसको ख्याल रखना चाहिए। फिनोमिनन इज सिंगुलर। ये होप कि आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा। ये लिखा मुझे हाफिज अमीर ने, प्राइवेटली लिखा, आप ओपन लिखे ना जी हाफिज साहब। फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल। फिनोमिनाज नहीं कहना, नेवर एवर। और फिनोमिना को सिंगुलर के तौर पे, अच्छा, ज्यादा जो बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि जहां सिंगुलर फॉर्म यूज करनी होती है, यानी फिनोमिनन, लोग वहां फिनोमिना डिस्क्राइब कर देते हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि फिनोमिना कहते किस चीज को है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। I wrote, or we are discussing two words. One is landscape, second one is phenomena or phenomenon. Phenomenon. Phenomenon एक मूविंग चीज होती है, एक इमटेरियल चीज भी हो सकती है, लाइक फिनोमिनन ऑफ लैंग्वेज। फिनोमिना ऑफ लैंग्वेज ना कहा करें, ये गलत होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसकी को मिसाल दें जिससे समझ आए। अगरचे मैंने मिसाल दी। पहली चीज है लैंडस्केप। लैंडस्केप होता है मटेरियल चीज। मिसाल के तौर पे आपने बिल्डिंग बनाई, घर बनाया, हॉस्पिटल बनाया, रोड बनाई, ब्रिज बनाया, कोई इवन आपने दरख्त लगा दिए, वो फिजिकल चीज है। दैट इज लैंडस्केप, दैट इज लैंडस्केप। ये नेचुरल भी होता है, मैनमेड भी होता है। लाइक पहाड़ है, जमीन में उगे हुए हैं, तो वो क्या है, लैंडस्केप है। सहरा में आप पहुंचे, वो लैंडस्केप है, नेचुरल लैंडस्केप है। अच्छा, एक बड़ा वाइटल क्वेश्चन होता है, जो खुदरो पौधे होते हैं, यानी कुदरत के सहारे उगे होते हैं, जिन्हें आप वाइल्ड प्लांट्स कहते हैं, वो भी नेचुरल लैंडस्केप है। लेकिन अगर आप दरख्त लगाएंगे, आप कोई फसल उगाएंगे, तो वो मैन मेड लैंडस्केप होगा, जिसे हम कल्चरल लैंडस्केप भी कह देते हैं, यानी जो आपने किया। अच्छा, अब आपने दो काम करते हैं जिंदगी में, कुछ चीजें मटीरियल है, कुछ चीजें इमटीरियल है। अब आपने, जिस तरह मैंने कहा कि फर्नीचर है आपके घर में, आपके शूज हैं, आपके कपड़े हैं, आपका कोई भी और क्रॉकरी का सामान है, आपके किचन में जितनी इस्तेमाल की चीजें, वो सारा के सारा लैंडस्केप है। अब आप चलाते हैं पंखा, जो कि एक लैंडस्केप है। पंखा जब घूमता है तो आपको क्या देता है, हवा देता है। वो जो हवा है वो फिनोमिनन है।
मैंने जो अभी तक जितने अल्फाज बोले हैं या जो मेरी आवाज आपको आ रही है, ये आवाज फिनोमिनन है। लोग मूव कर रहे हैं देहातों से शहरों की तरफ, इसे हम कहते हैं फिनोमिनन ऑफ माइग्रेशन, कि जी लोग मूव कर रहे हैं। अगरचे मूव करने वाले लोग फिजिकल है, लेकिन एक मूवमेंट हो रही है। फिनोमिनन ऑफ ट्रैफिक फ्लो, like I am fed up of this place. I am living in a very congested area, and you know, man, all the night there is phenomenon of traffic going on. A lot of buzzing voices, horns playing, etc. तो आप इसको क्या कहेंगे? फिनोमिनन, कि ट्रैफिक वहां से गुजरती है। अब अगली मिसाल आपको यकीनन पसंद आएगी, फिनोमिनन ऑफ रेन। बारिश होती है ना, पानी ऊपर से गिरता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? फिनोमिनन ऑफ रेन। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा कि एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया करें, तो अब आपके पास एक बड़ा एकेडमिक लिटरेरी जार्गन आपके हाथ लग रहा है कि ओके, आफ्टर टुडे आई एम नॉट गोना से ऑलराइट इट इज रेनिंग, आई लाइक रेनफॉल, आई लाइक फिनोमिनन ऑफ rain. I like phenomenon of air, cool air in the morning. So दो चीजें इंसान ने की जहां से हमने काम स्टार्ट किया, कि एक है लैंडस्केप और एक है फिनोमिना। I mean, if you want to say I like nature, I like whatsoever happens in nature, then you would say, well, I really like natural phenomena. अब जब आपने कहा ना फिनोमिना, तो इसका मतलब होगा आपको बारिश का होना, आपको हवा का चलना, आपको फूलों की खुशबू आना, आपको दरिया का बहना, ये सब कुछ पसंद है। सो दरिया बहे, समुद्र में मौजें आए, हवा चले, खुशबू आए, बारिश हो, आंधी चले, ये क्या है सब डियर फेलोज? नेचुरल फिनोमेना। यहां पे अपने आप को रोक के रखे, एस नहीं लगाना, क्योंकि आप अगर ये कहेंगे कि जी लोग तो सुना तो सर यही होता, भाई सुनने को लानत भेजे। अब आप सीएसएस में आ गए, मैं मसलन एक वर्ड बोलता हूं और चले, थोड़ा लाइट वेट रखते हैं आपको। हम अक्सर एक वर्ड बोलते हैं एटिकेट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एटिकेट्स नहीं होता, इसमें एस नहीं लगेगा, एटिकेट, ये भी नोट कीजिए। और अगर कोई बहस करता है तो उसे कहिए जी ना आपकी जबान ना मेरी जबान, लेट्स लुक अप द डिक्शनरी, लेट्स सी दिस। तो अब ये हो सकता है कहीं आप सोसाइटी का जिक्र कर रहे हो, सोशल वेज का जिक्र कर रहे हो, तो आप ये वर्ड लिखेंगे, तो मैं आपको बड़े भरोसे से कहता हूं कि 90% लोग ये भी मिस्टेक जो है, रादर ब्लंडर, वो करते हैं। आप रिकॉल कर सकते हैं, आपने किसी को इससे पहले या शायद ही किसी को एटिकेट कहते हुए सुना होगा। एटिकेट्स ही कहते हैं लोग। तो लेक्चर खत्म हो ना आपकी जबान ना मेरी जबान, लेट्स लुक अप द डिक्शनरी। अभी मैंने वर्ड टाइप किया तो उसने गलती नहीं दी है, अगर मैं एस लगाऊंगा, लाइक मैं ये लगाता हूं, नहीं डिक्शनरी ऑन नहीं है जी। चलिए आप इसके बाद देख लीजिएगा इसे। ओके, सो फिनोमिना प्लूरल है, फिनोमिनन सिंगुलर है। अब हम वापस आते हैं, हम एक पॉइंट पर थे और वो पॉइंट हमारा ये था कि वेयर डिड द लाइफ स्टार्ट फ्रॉम? लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। ये आज का पहला थीम है हमारा। Now how to qualify this argument? अव्वल तो ये साइंटिफिक प्रूवन है कि अगर एक मुसाफिरों का कबीला है, आर्मी की प्लेटून है, वो मूव कर रहे हैं और वो कहीं गुम हो जाते हैं, तो जो काफिला सहरा में खो जाएगा वो 4-5 दिन के बाद मारा जाएगा।
लेकिन जो काफिला जंगल में खोएगा, कई दफा खबर आती है कि जी आर्मी की एक रेजिमेंट जा रही थी, तो उसमें से ना जी 5 लोग बचे। वो क्या करते थे जी, वो जंगल में खो गए, पत्ते खा के जिंदा रहे। वो देखिए ना, आप एक जंगल में घूम फिर रहे हैं, ये मुझे याद आ गया कि हमने डिस्कस किया था। तो किसी कोई भी फल तोड़ के खा लेंगे आप, जमीन में से कोई जड़ निकाल लेंगे, मूली गाजर जो आपके टेस्ट बड के मुताबिक है, तो आप खा लेंगे। सो दैट्स व्हाई वी कॉल फॉरेस्ट फर्स्ट टेम्पल ऑफ गॉड। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज जो इंसान के लिए बनाई और उसमें फिर इंसान को उतारा, वो क्या है? वो फॉरेस्ट है, जंगल का दौर। अच्छा, ये भी अब आपको आज के बाद एहसास हो जाएगा कि जब कोई बंदा मिसबिहेव करता है, इल मैनर्ड होता है, उसे एटिकेट नहीं होते, तो आप उसे कहते हैं जंगली आदमी। तो ये इस चीज का प्रूफ होता है कि लाइफ जंगल से ही स्टार्ट हुई थी। आप किसी इल मैनर्ड आदमी को सहराई आदमी तो नहीं कहते, पहाड़ी आदमी तो नहीं कहते। तो जंगल से जो लाइफ स्टार्ट होती है, उसी एज को हम स्टोन एज भी कहते हैं। ये साइंटिफिक वर्ड है, स्टोन एज। व्हाई डू वी कॉल इट स्टोन? दिस इज वेरी वाइटल थिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग, सिंपल, बड़ी आसान बात है। वो जब इंसान जंगल में रह रहा था ना, तो उसने अगर घर बनाना होता था तो वो कोई पत्थर जोड़ता था, कोई रास्ता बनाता था अपने लिए तो पत्थर लगाता था। सो मच सो उसने जो वेपन बनाए होते थे, यस पीपल इन केव में फरवा, यू आर राइट। फिर आप कहते हैं गार, तो वो गारें भी आम तौर पे जंगल में ही होती थी, जिसके अंदर वो थोड़ा सा ना उसकी वो एक्सकावेशन करके, खुदाई करके, तो अपने लिए थोड़ा शेल्टर बनाते थे। वो शेल्टर किसी सख्त पहाड़ी में ढूंढते थे, वो भी पत्थर की थी। सो मच सो जो वो शिकार करते थे जानवरों का, तो वो उन्होंने बड़े सख्त किस्म के नुकीले पत्थर रखे होते थे, जिसकी मदद से वो हंटिंग करते थे। सो ऑल substance with the help of which they could do something was only stone। यानी उनके पास रॉ मटेरियल सिर्फ एक था, जिसका नाम क्या है? पत्थर, स्टोन। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टोन एज एज वेल। You may call it stone age, you may call it forest age, one and the same thing। इसका वो जरा मुश्किल नाम हो जाता है, उसमें मैं अभी आपको डालना नहीं चाहता, पैलियोलिथिक। तो स्टोन एज से आप याद रखें। सो स्टोन एज कि उसके पास सिर्फ पत्थर है जिससे वो कुछ कर सकता है, बना सकता है। और वो जो कर रहा था, वो क्या करता था? वो हंटिंग करता था और गैदरिंग करता था। ये वर्ड आपने लिख लेना। फर्स्ट एज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, of a human culture is called hunting and gathering culture। इस पे डोंट वरी, कल तक मैं एक वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा विजुअल्स के साथ, आप रिलैक्स होके सुने। सो हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग ये है कि किसी परिंदे का, किसी जानवर का, मछली का शिकार कर लिया, अगर वहां से कोई दरिया बहता है, कोई नदी बहती है। गैदरिंग क्या है कि जो कुदरत के सहारे उगा है उसको गैदर कर लिया। नाउ व्हाट वर द साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ दिस लाइफ? उस दौर के इंसान का जो डोमिनेंट फीचर था लाइफ का, वो फियर था। ही वॉज फियरफुल। फियर ऑफ फूड, फियर ऑफ शेल्टर, फियर ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, फियर ऑफ सर्वाइवल। अब देखिए ना, आप जंगल में रह रहे हैं, कोई जानवर आप पे अटैक कर सकता है, अचानक आंधी आ सकती है, बारिश आ जाती है, कोई वबा फैल जाती है, तो वो उस दौर के इंसान के पास हो। अच्छा, टारगेट उसका क्या था? सुबह का खा लिया, शाम की फिक्र है, शाम का खा लिया, सुबह की फिक्र है। मीन टू से नो परमानेंट सोर्स ऑफ फूड। फूड का कोई जरिया नहीं था उसके पास। नाउ we can say political dimension of that life।
who used to dominate? Only those people who were physically powerful plus brave. अब ये इंटरेस्टिंग हो गया, यानी उस दौर में डोमिनेंस का क्या म्यार था? यू मस्ट बी फिजिकली पावरफुल एंड ब्रेव। शिकार करना है, शिकारी खुद भी शिकार हो जाता है। अब अगली बात बड़ी इंटेलेक्चुअल है। दिस इज द वेरी रीजन दैट सोसाइटी बिकेम मेल डोमिनेंट। अब आप देखें, ये जो मैं एस्पेक्ट आपसे बयान कर रहा हूं, ये आपके फेमिनिज्म की रूट्स की तरफ जाता है। आई रिपीट माई आर्ग्यूमेंट, हेंस men were physically powerful and brave, so they dominated the society, although it was rude and crude society। क्योंकि कुदरती तौर पर मेल जो होता है वो पावरफुल भी होता है और ब्रेव भी होता है। और फिर अगर मर्दों का मुकाबला है आपस में, चूंकि वेपन तो कोई है नहीं, स्टोन ही है, तो फिजिकल लड़ाई होगी, अगर मारकुटाई भी होगी। सो जी, फिजिकल पावर प्लस ब्रेवरी वाज साइन ऑफ, सिंबल ऑफ, सोर्स ऑफ डोमिनेंस, टू डोमिनेट। हाउ टू सर्वाइव, फियर ऑफ फूड वाज देयर बेसिक टारगेट, एंड रिलीजन का उसमें कोई एस्पेक्ट नहीं मिलता जो फॉर्मल रिलीजन है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई मजहब नहीं पढ़ रहे, तो इसमें प्लीज वो मैजिकल कोई आर्ग्यूमेंट ना दीजिएगा। अब ये एज चलती रही, इंसान जंगलों में जिंदा रहा। आज भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कोई मूवी दिखाते हैं, तो आपको फॉरेस्ट एज वो दिखा देते हैं कि जी ये फॉरेस्ट एज कैसी होती है। अब ये एज खत्म कैसे हुई? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अब वो इंसान जो फॉरेस्ट एज में रहता था, वो देखता था मेरे इर्द गिर्द 100 पौधे हैं, मेरे काम के सिर्फ 20 है, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, या 30 है। बाकी अगर उसमें कोई शीशम का पौधा है, कीकर का पौधा है, टाली है, तो वो तो कुछ भी नहीं देता। तो फिर उसको एक ख्याल आया, और वो ख्याल जो आया, अच्छा एक बात और ज़हन में रखिए कि वो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं, वो पहली एज वाले, आप कह लें कि वो तकरीबन 25 लाख साल इंसान उसी एज में रहा है। तो उसमें ना इंसान ने रूड एंड क्रूड लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी। ये भी हिस्टोरिकल एविडेंस बताती है कि कुछ ना कुछ उसने सिंबल्स, कुछ आवाजें, कुछ अल्फाज जो है वो बना लिए हुए थे। अब उसको ख्याल ये आया, चूंकि लोग बहुत थोड़े होते थे और पॉपुलेशन ना होने के बराबर होती थी और बढ़ती भी नहीं थी, एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जीरो ही रहा है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। देयर वर ओनली 10,000, 20,000, 25,000 पीपल ऑन दिस प्लैनेट। अब आता है पहला इनकलाब, आपको याद होगा। पहला इनकलाब जिस चीज को माना जाता है वो स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुई? कि उस इंसान ने जब ये काम, उसको पहले ख्याल आया, फिर उसने ये काम किया, और वो काम क्या था कि जो मैं गुठली कोई फल खा के फेंक देता हूं, मैं उसे खुद जमीन में दबाऊं, उसकी केयर करूं, वहां से वही पौधा उगे, तो मेरा तो फूड का क्राइसिस ही हल हो जाएगा। एक चीज और हो चुकी थी जंगल के दौर में कि इंसान ने आग दरियाफ्त कर ली थी। अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी, वो पत्थर से पत्थर टकरा के ना आग ना निकालिएगा। हाँ, वो आप अभी भी दुनिया के सबसे बर्निंग किस्म के 2 पत्थर ले लें, उनको आपस में मारें, आग नहीं लगती, सिर्फ उसमें से चिंगारी निकलती है। आग डिस्कवर हुई थी, 2 मेजर सोर्सेज हैं। एक तो आसमानी बिजली जब जंगलों में गिरती है ना आज भी, तो आग लग जाती है। ऑस्ट्रेलिया से जब हमारे यहाँ सर्दियां होगी, वहां गर्मियां होंगी, तो आप देखिएगा कि वहां पे पता चलता है जी जंगलों में आग लगी। तो जंगलों में आग लगने की एक मेजर रीजन
आसमानी बिजली का गिरना होता है। दूसरा, अगर एक फॉरेस्ट में पत्ते, खुश्क टहनियां लंबी मुद्दत तक एक ही जगह पड़े रहें और ऊपर से सनशाइन रहे, यानी धूप मुसलसल वहां पड़ती रहे, तो वो वहां पर हीट एक्यूमुलेट होके तो उन पौधों को, पत्तों और टहनियों को इवेंचुअली आग लगा देती है। सो ये दो बड़े सोर्सेज हैं जहां से इंसान को लेसन ऑफ फायर मिला। थर्ड वन इज आल्सो अवेलेबल। वो कहते हैं कि जहां जहां जिन इलाकों में वॉल्केनिक eruption होती थी ना, तो वॉल्केनो जब फटता है आतिशफिशा, तो लावा बहता है और उस लावे के साथ तकरीबन आग ही आ रही होती है। तो दैट वाज द थर्ड सोर्स ऑफ फायर। सो डिस्कवरी ऑफ फायर वाज डन बाय द मैन इन फॉरेस्ट एज। अब जब उसका ये नॉलेज डेवलप हुआ कि मैं क्यों ना अपने तौर पर पौधे उगाऊं, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि उसने सबसे पहला काम यही किया कि वो जो फालतू पौधे थे, यानी ऐसे पौधे कि जिनसे उसको को खास हेल्प नहीं मिलती थी, ही बर्न्ड दोज ट्रीज। पहले उसने उनको काटा, काटने के बाद जला दिया, एक प्लॉट क्लियर हो गया। तो वहां पर मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कोई बाग लगा दिया, एक बंदे ने मसलन अगर वो गाजर खाता था, वो समझता था इससे मेरी भूख मिटती है, तो उसने क्या किया, वहां पर गाजरें ही लगा दी, मूलियां ही लगा दी, गंदम लगा दी, चावल लगा दिया। अब इस चीज को कहते हैं फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। यानी वो हमने तो पढ़ा था ना, पहिया बना था वो, ना 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 नॉनसेंस, जिसको सारी दुनिया मानती है उसी तरह चले। सो फर्स्ट रेवोल्यूशन वाज एग्रीकल्चर। और ये कैसे स्टार्ट हुआ? बाय डोमेस्टिकेटिंग द प्लांट्स। डोमेस्टिकेट। अच्छा, जब उसने ये सब्जा उगाना शुरू किया, तो ही डिड नॉट डोमेस्टिकेट ओनली प्लांट्स बट एनिमल्स एज वेल। उसने अपनी मर्जी के, अपने चॉइस के कुछ जानवर भी मुंतखब कर लिए, लाइक भैंस है, गाय है, घोड़ा है। ये थोड़ा फनी बात तो नहीं, खैर लाइट वेट बात है। हिस्ट्री बताती है कि कुत्ता वो जानवर था जो इंसान के साथ सबसे पहले मानूस हो गया और उसका उसने साथ देना शुरू कर दिया। सो जी, ये पहला इनकलाब है कि परमानेंट सप्लाई ऑफ फूड, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। उसको पता चल गया अभी ये मैंने चीज उगा ली है, अब तो मुझे जगह जगह नहीं फिरना पड़ेगा। अच्छा, जब फूड सप्लाई परमानेंट हुई, एनिमल डोमेस्टिकेट हो गए, तो एक छोटी सी कम्युनिटी सामने आ गई और उसमें जो वो चंद लोग या चंद दर्जन से वो सैकड़ों में चले गए। और ये वो पहला जरिया है जब पॉपुलेशन ने ग्रो करना शुरू किया, यानी जहां से पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब सवाल आप कर सकते हैं कि ये सर कितनी पुरानी बात है? ये आज से 10,000 साल पुरानी बात है जी। ये आपके लिए शायद थोड़ा अचंभे की बात हो, बट आई एम अफ्रेड आई एम ट्रू। इट स्टार्टेड ओनली 10,000 ईयर्स अगो। आज से 10,000 साल पहले से की जो इंसानी तारीख है, उसमें एग्रीकल्चर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट करना सीखा था एडी और बीसी, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इट हैपेंड अराउंड 8,000 बीसी। 8,000 बीसी। तो 8,000 बीसी में ये स्टार्ट हुआ और 2,000 साल ये, तो दुनिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुए 10,000 साल हुए। नाउ क्वेश्चन इज, ये कहां से हुआ? तो आपको फिर शायद हैरानगी होगी कि ये जो दजला और फरात की सरजमीन है ना, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, इराक, यहां से एविडेंस मिलती है। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इंसान को ये
लेसन मिल गया कि मेरा असल मसला तो भाई भूख है, अगर मेरी भूख ही नहीं मिटेगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसके लिए उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी। एग्रीकल्चर जब स्टार्ट की तो उसके लिए फर्टाइल लैंड की जरूरत थी। फर्टाइल लैंड ऐसी लैंड कि जहां पर तेजी से खुराक उगे। तो यहां पर ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लेसन है कि वो इलाके जो दरियाओं के किनारों पर होते हैं, दरिया के दोनों किनारों के दोनों तरफ होते हैं, वो दुनिया के जरखेज तरीन इलाके होते हैं। You can take the example of Pakistan, Punjab and Sindh, two sole provinces which are fertile most, giving maximum of wheat, rice, every crop. Reason, rivers are passing through these two provinces. तो फिर इंसान दरियाई वादियों की तरफ गया। चूंकि दरिया में जब सैलाब आता है तो सैलाब आने से दोनों इलाकों का, दोनों किनारों की तरफ जमीन जो है वो इरिगेट हो जाती है, और जब जमीन इरिगेट हो जाती है तो वहां पर इजीली फिर जो फसल है, जो चीज है वो उगती है। फिर आप ये देखते हैं जिस तरह आजकल रेनी सीजन है, तो ऐसे इलाके जहां पर बारिश, अच्छा दरिया बनते ही उन इलाकों में जहां पर बारिशें होती हैं। तो जो एविडेंस मिलती है वो यही कहती है कि टिग्रिस, दजला, यूफ्रेट्स, फरात, ये मौजूदा इराक, जिसका पुराना नाम है मेसोपोटामिया। लेट मी राइट दिस वर्ड, दिस इज वाइटल वन। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया यूनानी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब ही ये बनता है दो दरियाओं की सरजमीन या दो दरियाओं के दरमियान का इलाका। सो जी वहां से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। चले आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई तो फिर क्या हुआ? वो जो फियर था वो फीलिंग्स में बदल गया, जो आपके लिए अहम बात है। मैं आपको सारा पता देना चाहता हूं। उसका जो फियर था दैट वाज रिप्लेस्ड विद फीलिंग्स। ही फेल्ट समथिंग। अब खाना खा लिया ना, बैठ गया, तो फिर उसने सोचा अच्छा ये चांद, सूरज, जमीन, दिन, रात, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या होगा। तो फिर उसने कुछ और सोचना शुरू किया। उसमें से फिर जो अगला सोशल इंस्टीट्यूशन इमर्ज होता है उसको हम रिलीजन कहते हैं। अभी तक रिलीजन का कोई सुराग नहीं है। अब हम इंसानी जिंदगी को पढ़ रहे हैं ना अभी, तो इंसानी जिंदगी की अहम चीज अभी तक क्या थी कि वो भूख से उसने निजात हासिल की थी। सो भूख मिटने के बाद फिर उसने खुदा का कुछ सोचा, और कहा यह जाता है कि हर वो चीज जो उसको फायदा या नुकसान देती थी या उसके काबू में नहीं होती थी, उसकी पूजा शुरू कर देता था। मिसाल के तौर पे सूरज की पूजा। अच्छा, सूरज की पूजा करने वाले आज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो कहते हैं अगर सूरज ही ना निकले, ना फसल पके, ना आंधी आए, ना वेपोरेशन हो, ना बारिश हो, तो सारा खेल तो जी सूरज का ही है। तो उसने सूरज की पूजा शुरू कर दी। किसी ने आग की पूजा शुरू कर दी। कोई दरिया के किनारे रहता था, उसे पता चलता था मैं यहां से मछलियां पकड़ता हूं, पानी पीता हूं, सारा कुछ तो मेरा जी दरिया ही है। उसने उसी की पूजा शुरू कर दी। Then comes systematic religion, formal religion. Those were informal religions in a way. तो दुनिया के दो मजाहिब हैं जिनका रिकॉर्ड है कि वो दुनिया के सबसे पुराने मजहब हैं। वन इज हिंदुइज्म एंड सेकंड वन इज जुदाइज्म। बोथ आर बिलीव टू बी 4,500 years old। दोनों के मुतालिक कहा जाता है कि ये तकरीबन 4,500 साल पुराने हैं। अब देखिए आपका आइडिया कंप्लीट हो रहा है। ज़राअत कब शुरू हुई? 10,000 साल पहले। मजहब पहले कौन से आए? सेकंड जो है जी रिदा, ये जोदाइज्म, यहूदियत। यहूदियत मैं लिख देता हूं। यहूदियत
तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने जो मजाहिब उतारे हैं जमीन पर बाज़ाब्ता, एक तो वो है ना एडम एंड ईव वाला, वो कितने पुराने हैं? ये जुदाइज्म जिस पर हमारा बिलीफ है, ये 4,500 साल पुराना है। अब आप वो ना ब्लाइंडली मेंशन करने की बजाय आज के बाद हम पढ़े लिखे तरीके से बयान करेंगे, अच्छा भाई जोदाइज्म उस वक्त आया था जब दुनिया में खेती बाड़ी हो रही थी। जोदाइज्म उस वक्त आया था जब खेती बाड़ी को दुनिया पर आए हुए 5,500 साल हो चुके थे। अगली बात बड़ी अहम है एज ए सीएसएस एस्पिरेंट फॉर यू एज वेल, कि शुरू में हमने कहा कि पहली एज में जो चीज डोमिनेटिंग थी, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी, वो था फिजिकल पावर एंड ब्रेवरी। फिजिकल पावर एंड ब्रेवरी। अब ब्रेवरी का यहां से क्या तलक बना? सीखने वाली चीज ये बनती है कि जी ब्रेवरी का यहां पर क्या रोल है। देखिए ब्रेवरी, जो हमने कहा कि वो जंगल का दौर था, ब्रेवरी और फिजिकल पावर को रिप्लेस किस चीज ने किया? ब्रेवरी एंड फिजिकल पावर वर रिप्लेस्ड बाय हार्ड वर्क। मैंने आपको शुरू में वादा किया था, अब वादा तकमील की तरफ पहुंच रहा है। अब आप इजी फील करना शुरू कर देंगे। अब इंसान की जिंदगी में कौन सी चीज आ गई? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अबाउट व्हाट? अबाउट एग्रीकल्चर। खेतों को पानी लगाना, उसमें हल चलाना, उसमें से जड़ी बूटियां निकालना, जानवर को खुराक डालना, उसकी धूप छांव का ख्याल करना, उसको पानी पिलाना, पहरा देना, को फसल को तबाह ना करे। सो हार्ड वर्क रिप्लेस्ड फिजिकल पावर, कि जी अब हार्ड वर्क का है। आपके भी 20 खेत है, मेरे भी 20 खेत है। अब तरक्की कौन करेगा? जो मेहनत ज्यादा करेगा। एंड कीप इन माइंड, आईक्यू का इस्तेमाल अभी भी आम जिंदगी में नहीं आया। फिजिकल पावर जाहिर है जरूरत थी उस वक्त का। जो हार्डवर्क है उसको कौन सा हार्डवर्क कहते थे? मैनुअल। हार्डवर्क दो होते हैं, इंसान की एबिलिटीज दो होती हैं, मेंटल एंड मैनुअल। मैनुअल वो जो आप हाथ से करते हैं, मेंटल वो जो ब्रेन से करते हैं। अब मैं इस वक्त आपसे हार्डवर्क कर रहा हूं, ये मेंटल है, आप भी कर रहे हैं। आपके घर पे को मुलाजम आता है, आया आती है, वो कुकिंग करती है, सफाई करती है, माली आता है, वो मेंटल नहीं करते, वो मैनुअल करते हैं। सो मैनुअल हार्ड वर्क ने रिप्लेस कर दिया फिजिकल पावर। अब इंसानी जिंदगी में एक और चेंज आती है यहीं पे, वो ये कि जब खेती बाड़ी स्टार्ट होती है तो पॉपुलेशन ग्रो करती है। जब पॉपुलेशन ग्रो करती है तो फिर ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ा बढ़ती है। एक वर्ड नोट कीजिएगा, डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्टेड। इसको लिख ले, समझाऊंगा फिर, यह भी आ जाएगी समझ। यहां से क्या स्टार्ट होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। उससे पहले का जो इंसान था, एवरीबॉडी डिड एवरीथिंग। अब यहां पर आप आए खेती बाड़ी में, तो आपने अगर गंदम पैदा की 10 बंदों ने, तो उन्होंने 11वें बंदे के लिए सरप्लस फूड प्रोड्यूस कर ली। वो 11वें बंदे ने कुछ और सोचा, अगरचे उसने भी दोबारा एग्रीकल्चर को ही सोचा। मिसाल के तौर पे वो जो 11वां आदमी था, उसने जरई आलात बनाने शुरू कर दिए। उसने हल बनाने का सोचा, दरांती बन। अच्छा, मीन हाइल जब ये दौर आता है, जो बनती है सिविलाइजेशन, सॉरी पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो वो किसी ने दरांती बनाने का जब सोचा ना, तो उनमें से कोई कुम्हार बन गया, उनमें से ही कोई मेडिसिन वाला बन गया। या देखें, आप आज पढ़ते हैं ना मेडिसिन, ये जो आप खाते हैं, तो जरा सोचिएगा, आखिर कोई तो होगा
स्टार्ट होते हैं एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद। सो अगर एक 20 की आबादी का या 200 की आबादी का एक कबीला काम कर रहा है, तो उनमें से उन्होंने एक को कहा कि यार तुमको जड़ी बूटियां ढूंढो, एक को कहा कि ज़राई-अलात बनाओ, एक को कहा कि तुम कुछ और सोचो, इसका करो, जाओ कुर्बो जवार में घूम फिर के आओ। मिसाल के तौर पे इंसान एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरी एक्टिविटी की थी वो ट्रेड की थी, कि उसके पास जो फालतू होता था वो बेच आता था और दूसरी जगह से कुछ ले आता था। अब हुआ क्या कि दरियाई वादियों के करीब ना फिर छोटी छोटी मंडियां लगने लगी। ये बड़ा अहम तस्वर है, समझिएगा, आपको रियासत का तस्वर समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे कि बार्टर सिस्टम, नॉट बेटर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, वो होता क्या था कि हफ्ते में ना एक दफा एक जगह पर वो लोग इकट्ठे हो जाते थे। किसी के पास मतलब कोई इधर 5 किलोमीटर से आया, उसके पास गंदम है, किसी के पास फल है, किसी के पास चावल है, किसी के पास बकरियां हैं, किसी के पास भैंस है, किसी के पास बकरी है, किसी ने ज़रई आलात बनाए हैं, तो वो आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। तो फिर वहां पर ना डियर फेलोज, दुनिया की तारीख के सबसे पहले अर्बन एरियाज बने, रूरल टू अर्बन। क्योंकि अर्बन एरिया कहते ही ऐसे इलाके को हैं जहां नॉन एग्रेरियन एक्टिविटी होती हो, एग्रीकल्चर ना हो। आपके गांव में से सड़क गुजरे, एयरपोर्ट बन जाए आपके गांव में, लेकिन अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो यू कैन नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज अर्बन पीपल, यू विल बी कंसिडर रूरल पीपल। ये लिख ले, बल्कि ये सबसे वाइटल क्राइटेरिया। अब हुआ क्या कि आबादी दर्जनों से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों की तरफ चली गई। वो जब हजारों की तरफ गई ना, तो वहां पर फिर इंसान बड़ी अजीब चीज है। वहां से फिर डियर फेलोज जंगों का तस्वर भी सामने आ गया। इंसान के मुतल्लिक कहते हैं कि ये भूखे पेट भी बहुत बुरा है, और जब बहुत ज्यादा खा ले तब भी ये बुरा है। वो जो हंगर थी वो फुलफिल हुई तो इत्मीनान मिला। वो जब ग्रीड की तरफ गई तो फिर एक कबीला दूसरे कबीले पर चढ़ाई कर देता था, उनके जानवर ले लिए, उनकी जमीन ले ली, किसी को मार दिया, किसी को भगा दिया। और यहां से मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमन हिस्ट्री में स्लेवरी का आगाज हो गई होता है। जो फिजिकली पावरफुल होते थे, ब्रेव होते थे, तगड़े होते थे, वो जो वीक था उसको महकूम बना देते थे। उसे कहते थे आज के बाद ये जमीन मेरी है, तुम यहां पे काम करो। और इसीलिए आप जितनी भी पुरानी से पुरानी कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे उसमें आपको स्लेवरी का आंसर नजर आएगा। अच्छा, व्हाई स्लेवरी? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्लेवरी बिकॉज human beings were like machines at that time. Reproductive or productive machines. They were machines. Machines with voice. अभी तो है ना, ये मेरा लैपटॉप है, मैं जितना मर्जी इस्तेमाल करूं ये आगे से कुछ नहीं बोलेगा। तो उस वक्त का जो इंसान था वो आगे से कुछ बोल जरूर पड़ता था, जी रोटी दे दे, पानी दे दे, कपड़ा दे दे, लेकिन दे वर प्रोडक्टिव ऑब्जेक्ट्स। और उस वक्त इंसान की मेहनत की जरूरत बहुत ज्यादा होती थी। खेत के अंदर पौधे लगाना, उनकी केयर करना, जाहिर है इंसान ही मशीन था, इंसान ही एक सोर्स था प्रोडक्शन का। सो जी स्लेवरी भी आ गई, आबादी हजारों में चली गई। तो फिर पता क्या हुआ, वो जो कबीला ताकतवर हुआ उसने एक तरह से अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया कि जी ये जो इतने 100 एकड़ है इनका मैं मालिक हूं, एंड आई एम द किंग। उसने अपने कबीले की बुनियाद पर एक आर्मी भी बना ली, एक किला बनाया। उस किले के अलावा 4 दीवारी का कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे आप वॉल्ड सिटी कहते हैं।
एक वॉल बनाई, उसके अंदर उसने कहा जी ये सिटी है। अच्छा, इसी को ना स्टूडेंट्स कहते हैं सिटी स्टेट। या आपका एक और कॉन्सेप्ट बेहतर हो रहा है, पॉलिटिक्स और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड केम विद द आइडिया ऑफ व्हाट, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट क्या होती है कि एक शहर होता है, लेकिन वो शहर जो है उसकी हैसियत एक स्टेट की होती है। लाइक सिंगापुर, आप सिंगापुर जाएं तो जी सिंगापुर में क्या क्या देखने को, कहती सिंगापुर ही है। अच्छा जी, मुल्क है आपका सिंगापुर, तो इसका कैपिटल कौन सा है? आप कहते हैं सिंगापुर सिटी, बस खत्म। कुवैत का कैपिटल कौन सा है जी? कुवैत सिटी। वेटिकन सिटी का कैपिटल कौन सा है जी? वेटिकन सिटी। सो एक रियासत, रियासत कौन सी? सिटी स्टेट। दीवार बनाई जाती थी, दीवार बना के उसके कुछ दरवाजे रखे जाते थे, वो दिन को खोल दिए जाते थे, रात को बंद कर दिए जाते थे। लोग उसमें एंटर होते थे और तजारत करते थे। प्लस जो वो बादशाह बनाना जिसने हाकमियत का ऐलान किया, उसका बेसिक पर्पस ही उस वक्त एक था, वो ये था कि वो लोगों को सिक्योर करता था फ्रॉम अदर इन्वेडर्स, कि बाहर से और को हमलावर ना आए और आगे ये सारा कुछ लूट के ना ले जाए। लूटना क्या था? खुराक, एनिमल्स, मतलब अग्रेरियन टूल्स। सो दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टेट। सो सिटी स्टेट सबसे पहले मार्ज़े वजूद में आई। अब अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो स्किप कर जाइएगा, बाद में रिमाइंड करके सुन लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि सिटी एंड पॉलिटिक्स, दे आर ट्विंस, दे आर ट्विंस। इनका जन्म दुनिया में इकट्ठे हुआ है। वो कैसे? अब देखिए ना, जब तक शहर नहीं था तो कोई रियासत का तस्वर नहीं था। वो एक इलाका डेवलप हुआ, वहां पर मंडी लगी, उन्होंने चार दीवारी बनाई, एक ने बादशाह, एक को उन्होंने अपना बड़ा माना, वो बादशाह हो गया या ट्राइबल चीफ हो गया। तो चलिए करना क्या होगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा इन लोगों को। किन लोगों को? जो उस शहर में रहते हैं। मैं इनके कवायदो जवाबत बनाऊंगा कि एक्सचेंज किस तरह से होगा, ये बादशाह को रिटर्न में क्या दिया करेंगे, अनाज देंगे, मैन पावर देंगे, जानवर देंगे। धारे करेंसी तो थी नहीं। सो ये सारा कुछ जब स्टार्ट हुआ तो वो स्टेट बन गई। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जिसे आप कहते हैं ना सिविलाइजेशन, ये अल्लाह से डर के कहता हूं, चैलेंज क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो आप ढूंढते रहें, देखते रहें, पूछे लोगों को, प्रोफेसरों को पूछे बेशक। तो वो सिविलाइजेशन के सवाल पे आके ना, वो तहजीब, तहजीब तो उसका तर्जमा है। तो क्या कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब कौन सी है जी? मेसोपोटामिया। वहां पे क्या था? वहां पे दो शहर बने थे जी। सो शहर के बनने को ही तहजीब कहते हैं। तहजीब का मतलब मिलनसार होना नहीं होता। तहजीब का मतलब होता है कि आपके यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस हो कुछ, और रूल्स एंड रेगुलेशन के बगैर तो आपको पता है फिर शहर चल नहीं पाता। यहां से मैं बात को कह के स्किप कर जाता हूं, फिर कभी डिटेल में एलैबोरेट करूंगा, आप घबरा ना जाए। सो जी, ज़राअत, ज़राअत से बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे शहर, शहर कहां बन रहे हैं? दरियाओं के किनारे। और जब शहर बने तो रियासत बन गई, सियासत स्टार्ट हो गई। इसको छोड़ दे कैसर मलक, सिविलाइजेशन की समझ नहीं आई, वो अलहदा से बात करने वाली बात है, वो छोड़ दे, इसको सब स्किप कर दे। सो जी, अब जिंदगी यहां तक पहुंच गई, और एक चीज हमारी जिंदगियों में और आ चुकी थी, वो क्या थी? मजहब। सो मजहब उस वक्त हमारी जिंदगी में आता है जब दुनिया में छोटे छोटे शहर भी बन चुके थे। अब आज के बाद याद रखिएगा, छोटे शहर, टाउन, कि जब इस्लाम आया है तो मक्का और मदीना दोनों टाउन थे। टाउन क्या होता है? ऐसा शहर जिसकी आबादी 1 लाख से
कम हो, 1 लाख से कम आबादी वाले अर्बन एरिया को टाउन कहते हैं। और जाहिर है उस वक्त जो इराक में थे वो तो थे ही टाउन्स। अब हार्डवर्क जिंदगी में आ चुका था। फिर मीन आइल क्या हुआ, जब अर्बन लाइफ स्टार्ट होती है तो इंसान की जिंदगी में मेटल आ गई, धात, ब्रोंज, कॉपर्स एंड इवेंचुअली आयरन। इसे फिर आप कहते हैं मेटल एज। जब मेटल्स आई तो कौन सी एज खत्म हो गई, स्टोन एज। यानी स्टोन एज ज़राअत शुरू होने के बावजूद स्टोन एज थी। खत्म कब हुई, जब उसके हाथ में कोई मेटल्स आई, धात निकली जमीन में से, उसको उसने पगलाया, देखा, वही आग का इंग्रेडिएंट उसके काम आया। उसने कहा जनाब अब मैं तलवार बनाऊंगा, अब मैं दरांती बनाऊंगा, अब मैं लोहे का हल बनाऊंगा। तो उसकी जिंदगी रेवोल्यूशनाइज हो गई। इसे आयरन एज कहते हैं, क्योंकि तांबे और पीतल में ब्रोंज है, जो वो कॉपर है, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है जो आयरन में होती है, और ना उतनी क्वांटिटी में वो पाया जाता है। दैट इज समथिंग यू कॉल मेटल एज। सो मेटल itself was a semi revolution, but eventually it gave birth to the second revolution. अच्छा, अब ये जो सिविलाइजेशन यानी छोटे छोटे शहर बन गए, इन शहरों की बदौलत फिर तालीम का बाकायदा आगाज हुआ, जिसका जिक्र हमने कल किया। ले अब वो ना कुरियां मिलनी शुरू होगी। कल हमने कहा था ना कि ग्रीक्स वर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड एजुकेशन। तो ग्रीक्स ने कब स्टार्ट किया, जब वो शहरों में रहते थे। शहर कौन से, टाउन, एथेंस, स्पार्टा। उससे पहले नॉलेज नहीं था। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वो खेती बाड़ी की बदौलत जो लोग फ्री हो गए, जिनके हिस्से की फूड कोई और पैदा कर रहा था, तो उन्होंने फिर फिक्र, तदब्बर को, ख्यालात को बैठना शुरू किया। लाइक अहले यूनान ने दुनिया की सबसे पहली एकेडमी बनाई थी, जिसे लाइसियम कहते हैं। ये लाइसियम स्कूल ही देखते हैं आप, तो ये वर्ड वही ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक्स ने सबसे पहले स्टार्ट किया था लाइसियम। सो फिर दुनिया में एजुकेशन आई, पढ़ाई लिखाई। वो पढ़ाई लिखाई जो कि आपको याद होगा कि हमने कल कहा था कि 2500 साल पहले, 600 बीसी था ना, तो 600 और ये 2000 डाल के, तो 2500 साल पहले फिर दुनिया में ये तलीमो तदरीस का सिलसिला स्टार्ट होता है। फिर मुस्लिम्स आ गए इसके अंदर। फिर क्या हुआ, फिर यूरोपियन उठे। अब वो बाकी किस्त कल वाली किस्त से जोड़ ले। फिर यूरोपियन उठे, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं, 14वीं, करते करते क्या हुआ, किस्सा मुख्तसर कि लोहा इनके पास था, कोयला इनके पास आ गया, इल्म इनके पास आ गया। तो इन्होंने उस कोयले से उस लोहे को पिघलाया और उसी कोयले की मदद से एक इंजन बनाया। और फिर दुनिया में क्या हुआ डियर फेलोज, दुनिया में दूसरा इनकलाब आ गया। और दूसरा इनकलाब कौन सा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री, पहला क्या था, एग्रीकल्चर, दूसरा क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब की बात है, 1750s, मिड 18th सेंचुरी। अब उसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूं, यहां तक ले आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो जी क्या हुआ, प्रोडक्शन बूम कर गई। ओ, हैंडलूम से पहले कपड़ा बनाया जाता था, फिर लेकिन अब ऐसी लूम आई कि जो कोयले की भाप से चलती थी। तो मुझे लगी जनाब, अगर वो खड्डी पर कपड़ा बनाने वाला 1 मीटर बना रहा है, इसने जनाब दिन में 6 मीटर बना दिए। मुझे लगी प्रोडक्शन बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड बढ़ गई। पहले घोड़े की बगियों पे जाते थे, अब उन्होंने कहा जनाब ये ले रेलवे का ट्रैक, काला इंजन घूम घूम करता आएगा और फराटे भरता जाएगा।
कार आ गई। तो ये था फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किन लोगों ने डोमिनेट किया? जिनका आईक्यू ज्यादा था। पहले कौन लोग थे? जो फिजिकली पावरफुल थे, ब्रेव थे। फिर कौन लोग आए? जो हार्ड वर्किंग थे। हार्ड वर्क को किस चीज ने रिप्लेस किया? आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। नो मोर मैनुअल वर्क इज गोइंग टू बी द सिंबल ऑफ dominance. It's going to be mental work. If you could recall, I used the word cultivate the minds. So अब mind cultivation का दौर आ गया। कहां से आया? यूरोप से आया। किस जगह से? यूके से। यूके के साथ फिर थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जर्मनी, फ्रांस, फिर अमेरिका। और फिर क्या था? फिर दुनिया में रेवोल्यूशनाइज हो गई थी। फैक्ट्रियां लगी, लोग देहाती इलाके छोड़ के अर्बन एरियाज की तरफ गए, लेबर की। अब एग्रीकल्चर के आने से जो इंप्लीकेशंस आई हमारी लाइफ में वो हमने डिस्कस की। नाउ वी विल डिस्कस इंप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे पहली इंप्लीकेशन क्या थी कि दुनिया में अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई। अर्बनाइजेशन एट मेमथ लेवल। क्यों? कि भाई शहरों के अंदर जो है वो जॉब्स मिलने लग गई, क्योंकि फैक्ट्रियों को लेबर चाहिए थी। उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने कहा जी आए शहरों में। नंबर 2, शहरों के बनने से क्या हुआ? शहरों के बनने से ये हुआ कि वुमन एज वर्किंग क्लास सामने आई। ये बातें आपने नोट करनी है। पहली चीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अर्बनाइजेशन, यानी शहरों की तादाद और उनके साइज दोनों में इजाफा हो गया। पहले शहर कौन से थे? सिर्फ वो शहर थे जहां ट्रेड होती थी। अब शहर कौन से बने? जहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट लग गए। लोहा पिघलाने की मशीनें, कारखाने, कपड़ा बनाने के कारखाने, गाड़ियां बनाने के, ज़राइयात बनाने के। दुनिया ने एक नया बिल्कुल रेयर रेवोल्यूशन देखा। अब इसकी चेंजेस क्या आई? ह्यूमन प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों बढ़ गए। इनकम में इजाफा हुआ, यस हुआ। वो जो मजदूर 6 माह काम करता था बेचारा एक खेत के ऊपर, उसकी बजाय अब वो 8 घंटे, या शुरू में तो 8 घंटे नहीं था, 10 घंटे काम करता था। तो फिर क्या होता था कि जी वो 10 घंटे काम करेगा, उसको जनाब तनख्वाह मिलेगी। मौजें लगी। और क्या हुआ? लेबर फोर्स कम पड़ गई। यानी मशीन ने चलना होता था 24 घंटे, मशीन चलती थी 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे एक मजदूर तो काम ही करता था। तो दुनिया में ये बड़ी अहम, बड़ी लाइट वेट बात है, दिन और रात जो काम करने का तस्वर है वो भी यहीं से आता है डियर फेलोज। कहां से? अर्बन एरिया से। Until unless there was no urban area, no industrial revolution, there was no working at night. So दिन और रात का जो तस्वर खत्म हुआ वो भी अर्बन एरिया से हुआ। अब वो क्या करते थे? अब ये करते थे कि जी सुबह एक शिफ्ट है, उसमें ये मजदूर काम करेंगे, फिर दूसरे मजदूर आ जाएंगे, फिर तीसरे आ जाएंगे। तो वो मजदूरों की डिमांड पूरी ना होने की वजह से खवातीन को भी एज ए लेबर फोर्स इस्तेमाल किया गया। इट वाज मेजर। हाँ, इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल। उम्मे फरवा, यू आर राइट। यहां से अमीर और गरीब का फर्क भी वाज़ेह होना शुरू होता है। यहां से फिर बाकायदा दुनिया में
जो एडवांसमेंट है, साइंटिफिक नॉलेज है। हाँ, एक और चीज, ये अर्बन एरियाज ने ही डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। वेरी वाइटल। क्योंकि अगर अर्बन एरिया ना हो तो लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं होते। लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो तो डिमांड नहीं क्रिएट होती, एजिटेशन नहीं होता। आप फ्रांस का इनकलाब ले लें, शहरों में आया 1789, 1776 अमेरिकन रेवोल्यूशन है, शहरों में। तमाम तहरीकें दुनिया की शहरों से ही शुरू होती हैं ऑलमोस्ट। इल्म, तफक्कर, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, ये कहां से आता है? शहरों से आता है। सो वो जो फिर शहर बने, शहरों की कोख से ही, यानी मॉडर्न अर्बन एरियाज, डेमोक्रेसी जन्म लेती है। बादशाहतों का खात्मा होना शुरू होता है, क्लर्जी बैकफुट पे जाती है। लाइक जब भी आप लिखेंगे, अब हम अपने आइडियाज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो जो मैजिकल वर्ड थी ना, जो पादरी ने बनाई हुई थी, मैजिकल वर्ड को लॉजिकल वर्ड ने रिप्लेस किया और वो अर्बन एरिया से आई। एनलाइटनमेंट आई, मॉडर्नाइजेशन आई, सेकुलरिज्म आया। उन्होंने ये क्या बकवास है जनाब, ये पादरी उठता है जो भी फतवा लगा देता है, सारा कुछ इसको उठा के साइड पे कर। बेसिक थ्रस्ट of secularism came from the cruelties of pop clergy। वो जो पादरी जुल्म करते थे, वो कहते थे यार ये क्या बात हुई, काम कुछ होता है, बात कुछ होती है, ये एक फतवा लगाता है और सारा कुछ उड़ा के रख देता है। मिसाल के तौर पे इसके बहुत सारे जो मिसालें हैं, मैं एक मिसाल आपको दे के समझा देता हूं कि जो गैलीलियो था, ये कुछ 14वीं सदी की बात है, उसने ये दरियाफ्त किया कि सूरज नहीं घूमता, जमीन घूमती है। तो उसको पकड़ के ना चर्च में ले गए, उसे कहते हैं माफी मांगो, ये तुम्हारी गर्दन उतार देंगे। उसने कहा जी क्या हुआ? कहते हैं बाइबल में ये लिखा ही नहीं है जो तुम कह रहे हो। तो फिर उसको ना माफी दी गई, उसने अपना बयान वापस लिया, उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया और फिर वहां पर वो नजरबंदी के दौरान जो है वो उसकी डेथ हो गई। सो ये वो कंट्रोवर्सीज हैं, ये वो कंट्राडिक्शंस हैं। यानी जो साइंस का दौर, साइंस और मजहब का कोई झगड़ा नहीं है, साइंस और मजहबी पेशवा का झगड़ा होता है। ये बात सहन में रखें, क्योंकि अगर आप इंसान की जिंदगी में से मजहब निकाल दें तो वह हैवान बन जाएगा। इंसान को मोरालिटी, जो एथिक्स है, ये कौन सिखाता है? मजहब सिखाता है। वाइल्ड मैन से जो ह्यूमन बीइंग है वो मजहब ही बनाता है। तो झगड़ा होता है? झगड़ा होता है मजहबी पेश कि चांद निकल चुका है, और तो फिर आप उसकी मुफ्ती मुनीब का जिक्र आप क्यों करते हैं, उसका इंतजार आप क्यों करते हैं? यस, इमर्जेंट बोथ हैव लिमिटेड नॉलेज दैट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। फिर एक अजारादारी रही है। आप ये देखिए कि जब कोई दुनियावी इल्म नहीं था तो बिटर रियलिटी ये है, और बिटर रियलिटी क्या है कि हर कोई चाहता है कि उसके पास मैक्सिमम पावर हो। साइंटिफिक नॉलेज था नहीं। अगर किसी को डरावना ख्वाब आया, अगर किसी का सर दर्द किया, अगर किसी को बुखार हुआ, तो वो किसके पास जाता था? मजहबी पेशवा के पास। उसे कुछ पढ़ने को देता था, कोई दरूद करता था, वो कहते जाओ तुम ठीक हो जाओगे। वो क्या होता है, चड़ेल, भूत, डायन, ये सारे कॉन्सेप्ट का वो फायदा उठाता था क्लर्जी। अगर आप वो मूवी देखें जो कि मेरी फेवरेट है, ये मतलब ज़ारे रशिया, यानी वो इनकलाबी सर पर चढ़े हुए हैं और मलका कह रही है पादरी को बुलाओ, उसे कहो कि कुछ पढ़े, यानी वही मैजिकल सोल्यूशन। सो वो फिर जब मौलवी की गिरफ्त से चीजें निकलती हैं, मसला एक गांव है, गांव में एक मौलवी साहब है, मौलवी साहब भी है, तो आप के वहां एक डॉक्टर आ जाता है। अब आपके सर में दर्द है,
आप मौलवी के पास जाएंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर ने जो दवाई दे देनी है लिख के, तो आधे घंटे बाद दर्द खत्म हो जाना है। तो मौलवी की वो अजारादारी कम हो जाती है, पादरी की कह लें, उसकी पंडित की कह लें। यही झगड़ा था। सो ये वो कंट्राडिक्शन थी जो यूरोप में आई। और मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं, पादरी के इस नेगेटिविटी ने क्रिश्चियंस को अपने मजहब से दूर कर दिया। यस, इट्स अ रियलिटी कि अगर, मतलब मैं आपको बताता हूं, खुदा ना खास्ता आई फियर कि अब यही काम मुस्लिम दुनिया में ना होना शुरू हो जाए कि ड्यू टू द स्ट्रिक्ट, रिजिड, डॉगमेटिक रोल ऑफ क्लर्जी, पीपल माइट बिकम फेड अप ऑफ रिलीजन। मतलब जब आप, मतलब पादरी क्या करता था, जब बिजली इजाद आ गई, लाइटें बन गई, तो पादरी कहता था खुदा ने रात कर दी, आप क्यों रात दिन करते, रहने दे। पादरी का फिर फटा होता था। ये बड़े सगीर की हिस्ट्री है। आपके जो उलमा हैं, चम्मच से खाना खाना, टाई लगाना, इन चीजों की, स्पीकर की मुखालफत हुआ करती थी। वो जो मुश्ताक यूसुफी का फिक्रा है कि पहले मौलवी कहता था कि स्पीकर में शैतान बोलता है, जबकि अब हम ये कहते हैं। तो ये वो कंट्राडिक्शंस होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, जिसे आप कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। जेफरी चौसर इन कैंटरबरी, हाँ, सो मैनी, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। कि फिर फिरकी बनने की भी बुनियादी एक वजह ये होती है, वो समझते हैं कि ये इन अफकार को लेके चल रहा है, तो थोड़ी सी आप अमेंडमेंट करके आप एक अलग धड़ा बना लेते हैं। रोल वही है, फिर वही कि अपनी डोमिनेंस का। एनीवेज, सो शहर बने, शहरों के बनने से मैंने आपको क्या बताया, डेमोक्रेसी, वुमेन एज वर्किंग क्लास, साइंटिफिक नॉलेज, मेडिसिन, ये चीजें, मेडिकल एडवांसमेंट, प्रमोट, बूम पकड़ा। मैनेजेरियल जॉब सामने आई, और सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये थी कि मिडिल क्लास फर्स्ट इमर्ज्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल और अर्बन रेवोल्यूशन। रूरल एरिया में दो ही क्लासेस होती हैं, लोअर क्लास, अपर क्लास। जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बलोच साहब यार को सवाल करने वाला करो। अब जो मैं कह रहा था यार, आपने मेरी बात को स्किप कर दिया। बलोच साहब ने सवाल ही ऐसा किया कि मिडिल क्लास सामने आई। मिडिल क्लास कैसे सामने आई कि वो लोग, एक तो थे ना लेबर जो फैक्ट्री में काम करती थी, एक वो तो जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो फाइनेंस की, और जो मैनेजर थे, दे कॉन्स्टिट्यूटेड अ मिडिल क्लास। अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में एक मिडिल क्लास भी सामने आई। सो दीज वर द इंप्लीकेशंस ऑफ अर्बन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फिर इंसान 1750 से लेके 1990 तक आप कह सकते हैं कि इसी एज में रहा। 1990 से ऑनवर्ड फिर इंसानी तारीख का अब तक का तीसरा बड़ा इनकलाब आया है, जिसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर बेस्ड, मोबाइल बेस्ड, कैलकुलेटर बेस्ड। अच्छा, ये बातें तय है, ज़राई इनकलाब ना आता, सनती इनकलाब ना आता। सनती इनकलाब ना आता, कंप्यूटर, मसलन कंप्यूटर्स की रॉ फॉर्म क्या थी आपका, ये कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पहले बना, 80s में बन गया, 70s में बन गया। वो कैलकुलेटर और टाइपराइटर, इन चीजों को मिलाते जुलाते इंसान ने फिर टिल 80s, 1980s और 20s में फिर, असल में इनकलाब तब आता है जब चीज का बनना इनकलाब नहीं होता, उस चीज का प्रमोट हो जाना, उस चीज का फैल जाना इनकलाब कहलाता है। तो फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर का बनना भी इटसेल्फ इनकलाब नहीं था, उसका सोफिस्टिकेट होना, उसका स्मार्ट होना, वो
शुरू में तो बड़े बड़े आपने देखा वो तोंद निकली होती थी, वो जो स्क्रीन होती थी, तो फिर वो स्मार्ट हो गए। अब आप का एक जो एंड्रॉयड फोन है वही एक पूरे का पूरा कंप्यूटर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप एक कंप्यूटर में फीड करी जाएं। मैं आप लोग मुझे अपनी ना क्वालिफिकेशन मार्क्स बताते जाएं। आप अभी मेरा ख्याल है 25 लोग हैं, तो आप 425 भी हो जाए, मैं आपका डाटा फीड करता जाऊंगा, उसको मैं कमांड दूंगा कि लिस्ट बना दो मैक्सिमम मार्क्स टू मिनिमम मार्क्स, तो वो क्या करेगा, वो इन अ ब्लिंक ऑफ आई वो मुझे सारी कैलकुलेशंस कर देगा। इसी चीज को आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मजे की बात यह है कि अगर कंप्यूटर ना होता, अगर कैलकुलेटर ना होता, तो इंसान खला की तरफ नहीं जा सकता था। यानी जो कैलकुलेशंस आपको चांद पर जाने के लिए, सियारे भेजने के लिए करनी पड़ती है ना, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसका हुजम, उसका फ्यूल, वो ह्यूमन ब्रेन वो चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकता। सो ये इंसानी जिंदगी के वो तमाम इनकलाबात हैं, एक जर्नी है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि लाजमी बात है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से स्किप हो जाएंगी, तो ये इसको हम अपलोड भी करेंगे, और इसके अलावा इस पर ना मैं ग्राफिक्स की मदद से भी एक लेक्चर बनाऊंगा। तो अब आप लोगों को अगर कुछ चीज़ स्किप हुई है उसको छोड़ के आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, कुछ समझ आई है, मैंने किया क्या है कि डे 1 से लेके आज तक इंसान ने ये जो जर्नी किया है, होगा क्या, होगा ये, आप फेमिनिज्म पे लिखें, आप डेमोक्रेसी पे लिखें, आप इकोनॉमी पे लिखें, आप मॉडर्नाइजेशन पे लिखें, आप फिफ्थ जनरेशन वार पे लिखें, इस लेक्चर में से आपने उसका ओरिजिन स्टार्ट करना है कि अच्छा हम जिस चीज की बात करने लगे हैं ये इंसानी तारीख में कब, कहां और कैसे स्टार्ट हुई थी। अब आपके अगर कोई सवालात हैं, सो आई हैव टाइम, आई विल टेक इट अपना। अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो सवाल कीजिए। सर आपने बोला कि जब सिटीज फॉर्म्ड होती हैं उसके बाद डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है, वुमेन एज वर्किंग क्लास आ जाती है, मेडिसिन, मॉडर्नाइजेशन। सर इसके बाद आपने जो लाइनेज है वो किस तरह से ड्रा की, वो नहीं मुझे इतना क्लियर हुआ। मसलन मॉडर्नाइजेशन सर बोलिएगा। आपने बोला कि कौन एग्रीकल्चर, क्वेश्चन कौन कर रहा है, सॉरी सर। कौन बोल रहा है ये? सर अजरा। अच्छा जी, ये देखिए, उसमें हुआ ये कि जब शहर बने ना, तो शहरों के बनने से मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन लाइक दुनिया की सबसे बड़ी मॉडर्नाइजेशन क्या है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जहां जहां आई, जितनी तहरीकें चली वो शहरों में से चली। फ्रांस का इनकलाब शहरों में से आया, रूस का इनकलाब शहरों में से आया, एनलाइटनमेंट की मूवमेंट शहरों में से चली। तो फिर ये अगर शहर ना बनते तो कोई भी चीज आगे की तरफ जो है वो इस तरह से नहीं बढ़ सकती थी। कोई क्लियर हुआ? यस सर। सर इसके बाद कौन सी फिर कंप्यूटर वाली स्टेज आ जाएगी? इसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर वाली स्टेज आ जाएगी। यू आर राइट। थैंक यू सर। क्लियर। सर आपने अच्छा, एक बताया था। आपने मुझे ना जो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आपने जो ऐसे भेजना है ना, वो आपने मुझे मेरे फेसबुक के पेज पे भेजना है, फेसबुक के पेज पे, डॉक्टर मुनव्वर साबर वाले पेज पे। मैं अभी आपको देता हूं, होल्ड कीजिए।
मीनाल कोई और सवाल करना चाहे तो कर सकता है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर आप बता रहे थे कि जो अर्बनाइजेशन थी इसमें सिर्फ दो दो क्लासेस जो थी, एक मिडिल क्लास थी और दूसरी क्लास सर आप कौन सी बता रहे थे कि लोअर क्लास सरवाइव करती रहती थी नॉर्मली, या अपर क्लास थी? नहीं, जब तक दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था तो उस वक्त तक दुनिया में सिर्फ दो क्लासेस होती थी पहले, एक अपर क्लास और एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अर्बन एरिया बनने से दुनिया में पहली दफा जो है ना वो मिडिल क्लास का तस्वर सामने आया। यानी जब तक अर्बन एरियाज नहीं थे उस वक्त तक मिडिल क्लास का तस्वर नहीं था। ठीक है सर। ये जी मैं लिंक अभी दे रहा हूं, होल्ड कीजिएगा। पेज का पेज एज ए राइटर है, इसको कुछ प्रमोट भी कर दिया करो यार। मैं तो ज्यादा चूंकि मीडिया से वाबस्ता हूं तो हमारी भी एक रेस होती है यार। जी प्लीज, एनी मोर क्वेश्चंस? सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो सर मेरा सवाल है, इसमें डेमोक्रेसी के बारे में सवाल आता है सीएसएस का, कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसके हक में हम लिखेंगे या ये अगेंस्ट? देखिए क्योंकि देखिए 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 मेरी बात सुनो। थर्ड मेरी बात सर थर्ड नहीं वर्ल्ड नहीं में डिलीवर नहीं कर रही ना। मेरी बात तो सुनो यार, बात तो सुनो। होता ये कि हम जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं ना, आप भी फिलहाल उसके साथ चलें, इधर उधर जंप ना करें। जब डेमोक्रेसी का टॉपिक आएगा तो उसमें हर चीज डिस्कस करें। जी सर बेहतर है। फिलहाल जिस तरह मैं आपको लेके चल रहा हूं ना, आप उसी तरह सीक्वेंस से चलें। जी एनी मोर क्वेश्चंस? फिर इस लेक्चर को समराइज करके ये भी आपके फेसबुक के पेज पे सेंड कर दें। अगर देखें जी करेंगे तो अब मैं चुप कर गया हूं कि अगर हर को नहीं सेंड करता तो आप ये जिसने भी सवाल किया ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आइडियाज को अरेंज करके उसे लिखना। तो अब चूंकि आप लोग को नहीं आ रहे लिखने की तरफ, तो आपकी मर्जी है, आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दुनिया और आखिरत दोनों में फलाह होगी आपकी। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आई थी, उसके बाद अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना? वेरी गुड। ये दोनों भी ना क्या कह लें, इसको कहते हैं काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि दुनिया में पहले थोड़ी सी तरक्की हुई, तरक्की होने से फिर छोटे शहर बने, छोटे शहरों में सनदी इनकलाब आया, सनदी इनकलाब आने के बाद फिर शहर जो है वो ये फिर ट्विंस बन गए। क्योंकि जब आपने फैक्ट्रियां लगाई ना, तो उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आपको लेबर की जरूरत थी, और वो लेबर जो है वो वहीं पे फिर उसने रेजिडेंस इख्तियार कर ली, तो वहीं से जो है ना फिर आपका वो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ गया। फिर बाकी सारी चीजें तो समझ आ जाती है सर, जब ये आप बताते हैं ना 10,000 BC, और सर वो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है। राइट, वेरी वैलिड पॉइंट। इट विल टेक टाइम। आई अप्रिशिएट कि आपने ये कहा है। आपने कहा है, इसका मतलब है आप इसे समझने की कोशिश कर रही हैं। इट विल टेक टाइम। आप इसमें जितना कितना है वो मुझे लिख के भेजिए, तो उसके रिप्लाई में मैं जब कभी फारिग हुआ मैं आपको टाइम दे दूंगा, मैं आपको अलहदा से भी इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। लेकिन आप अपने तौर पे इसको सुनिए, दोबारा सुनिए। मेरे YouTube चैनल पे ना इसी एजेस का एक और लेक्चर पड़ा है, उसको जाके सुनिए। होप यू इट विल बिकम क्लियर। थैंक यू सर। कंफ्यूजन शुरू में होती है, वरी ना करें, ये इस चीज की निशानी है कि आप इसे कंप्रहेंड या काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सर टॉपिक बता दें, टॉपिक फॉर राइटिंग इसी टॉपिक पे लिखें जिस पे लेक्चर था। नहीं, आप यूं करें कि ये तो अगर इसमें से कुछ स्किप हुआ है, मैंने आप लोगों को एक आसान काम बताया हुआ है कि YouTube चैनल पे जाएं, कोई एक लेक्चर वहां पर ना लेक्चर ही ऐसे के पड़े हैं, कोई एक ऐसे का टॉपिक सर ये वाला लें, लेक्चर उसको सुने, अवेलेबल होगा? सुनने के बाद उसके नोट्स बनाएं, उस पर लिख के मुझे भेज दें, या सर मेरा आप वो जो पेज है वहां
Sir, I have a question. वुमेन, डेमोक्रेसी, तो वो Hello, sir.